आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूँ और इसे मैं ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए हम एक शॉर्ट रिविजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम करंट और वोल्टेज से पहले क्या पढ़ेंगे, एक चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज में होता क्या है, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो एक हमारे पास ये परमाणु का डायग्राम है। परमाणु के अंदर जो नाभिक रहता है इसको हम नाभिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नाभिक बोलेंगे। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और इसको N से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है, ये चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो है, ठीक है। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव आवेश चार्ज अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन धनात्मक आवेश रहता है, जिसके अंदर आवेश की संख्या की बात करेंगे तो 1.6 10⁻19 कूलाम तक यहाँ पे चार्ज रहते हैं, इस प्रोटॉन के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी आवेश होता है और इसका मान भी जितना हमारे पास प्रोटॉन रहेगा उतना की उतना रहेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट भी हमें देखना है कि क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि देखो इसका मास कितना रहता है, ये देखेंगे हम। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो मास यानी कि उसका कितना मास है उसको हम देखेंगे। तो ये 9.11 इंटू 10⁻31 kg तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रहता है। लेकिन इसकी बात करें हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर कितना है, प्रोटॉन की बात करेंगे तो देखो 1.67 इंटू 10⁻27 kg तक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंट है ये देख सकते हैं। प्रोटॉन बहुत हल्का रहता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा संख्या है लेकिन माइनस की है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा बहुत ज़्यादा हल्का रहेगा प्रोटॉन की तुलना में। तो अगर हम प्रोटॉन के बराबर अगर देखेंगे तो 1840 का गुना करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के मास में, तो ये बराबर में आएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किस में आता है, ठीक है। तो अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया रहेगा या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो एक प्रकार से न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा। तो इसको भी हमें कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास चार्ज होता क्या है, ठीक है। क्या देखना है हमें, चार्ज होता क्या है। तो चार्ज की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो चार्ज देख सकते हैं आप। चार्ज होता क्या है, यह एक अदृश्य बल है। चार्ज क्या है, एक दिखता नहीं है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अलग अलग से बना है। जैसे ग्रह हो गया अपने आप में, एक अंतरिक्ष में एक घूम रहे हैं आसपास, तो एक इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये अदृश्य बल है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु मतलब एक दूसरे वस्तु से आकर्षित होती है या फिर प्रतिकर्षित होती है, इस चार्ज के कारण होती है। इंग्लिश में बात करें तो इट इज द इमेजिनरी force by which any substance experience a force of attraction and repulsion, ठीक है। इस फोर्स के द्वारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का अनुभव करता है, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या रहेगी, कूलाम रहेगी। Q बराबर होता है I और T, तो ये भी ध्यान रखना है, Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE पे होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, CV भी होता है। तो ये तीनों फार्मूले आप याद रखना, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं बेसिक में बात करूंगा करंट की। करंट होता क्या है एक्चुअल में, उसको हम देखेंगे। करंट आ गई है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। करंट की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो देखो करंट क्या है, आवेश किसी चालक के अंदर, जैसे कि एक सर्किट मान लीजिए रेजिस्टेंस है और यहाँ से हमने एक सप्लाई कनेक्ट करा और ये लोड है, तो एक क्लोज सर्किट इसको बोलते हैं जब ये पूरी तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो यहाँ करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है और इस लोड से होकर
करंट बहेगी यहाँ पे, ठीक है। और जब ये ओपन हो गया यहाँ पे तो यहाँ से करंट किसी भी प्रकार की नहीं बहेगी, ठीक है। तो चार्ज की अगर हम करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या है, किसी एक शॉर्ट सर्किट या पूरी क्लोज सर्किट में आवेश प्रवाह की दर को हम करंट बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम करंट बोलेंगे, ठीक है। तो आवेश करंट बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे डी टी, जो कि एम्पियर में इसकी यूनिट है, एम्पियर इसकी यूनिट है, लेकिन क्यू की यूनिट क्या है, कूलम, कूलम बटे सेकेंड, ठीक है। इसको भी हम एम्पियर के बराबर मानेंगे। अगर हमारे पास एम्पियर की यूनिट नहीं है तो कूलम पर सेकेंड हमें एम्पियर की ही यूनिट है ये, ठीक है। इसके द्वारा ही निकली है, तो इसको ध्यान रखना आप, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप इजीली इसको कर सको, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, आगे बढ़ूंगा और उससे रिलेटेड बात करते, जैसे कि ये वाला हमारे पास आ गया है, क्या है ये, आई बराबर हमारे पास ये था, इसको देख सकते हैं, इसको ये आई बराबर क्यू बटे टी कूलम पर सेकेंड ये हमारे पास। और आगे हम बात करेंगे वोल्टेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज एक्चुअल में ये होता है कि किसी धनात्मक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो ले जाएगा, उससे हम वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। क्या है, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से बोल सकते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हो गया हमारा वोल्टेज, ठीक है। इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग इन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। वोल्टेज की बात करेंगे, फार्मूला बनेगा, किया गया कार्य ये है, ठीक है, किया गया कार्य को डब्ल्यूशन प्रदर्शित करें और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे, क्यू से हम इसको प्रदर्शित करें, ठीक है। जब हमें कार्य की यूनिट क्या है, जूल, और कूलम की यूनिट क्या है, आवेश की यूनिट कूलम है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जूल पर कूलम हमारे पास वोल्ट की यूनिट आ गई, या फिर इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है, कि क्या रहेगी, वोल्ट भी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वोल्ट बराबर जूल पर कूलम एक यूनिट ये बन जाएगी, ये भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है दोनों, ठीक है। अब Q बराबर मैंने आपको बोला था, Q बराबर होता है I और T, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम Q का मान रखा तो IT यहाँ पे रख लिया, ठीक। इसका ही एम्पियर हम अलग से निकाल सकते हैं, जैसे वोल्टेज की ये बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो जूल पर एम्पियर सेकेंड, क्या है, जूल पर एम्पियर सेकेंड हमारे पास सेकेंड यूनिट हमारी वोल्टेज की आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ूंगा अभी ये मिटाकर, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ईएमएफ होता क्या है इसमें, ठीक है। ये ईएमएफ की बात करूंगा मैं अभी। ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो ईएमएफ क्या है उसका फुल फॉर्म याद रखें। उसके बाद ये क्या होता है, एक बल है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा है, क्या है, प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा कहलाई है, ठीक है। यह प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में दी गई ऊर्जा है, क्या है, एक वोल्टेज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वोल्टेज आवेश को ले जा रहा है, लेकिन उसी को क्या है, ये फोर्स करेगा और उसको ले जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, ठीक है। ये समझ में आएगा। इंग्लिश में एक बार और इसको रीड करूंगा मैं। इट इज द एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर, क्या है, वन पॉइंटर टू अनदर पॉइंट्स, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप, अब हम सेकंड पॉइंट यहाँ देखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, किसी रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके कारण से यहाँ पे करंट बहेगी, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज और करंट के कारण से ये होता है, उसका गुना ये वोल्टेज ड्रॉप में आएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊंगा, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल है, मैंने आपको बताया, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसे हम XC बोलते हैं। XC के कारण रेजिस्टेंस जो रहता है, और यहाँ पे करंट जब आएगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप VC होगा और वो IXC होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर में IXC होगा। उसी प्रकार में अगर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इंडक्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस का सिंबल है, ठीक है।
एल से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका भी अपने आप में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस हम एक्स एल के नाम से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जब करंट जाएगा तो इसके कारण से यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल के नाम से हम दर्शाते हैं और आई एक्स एल। ठीक है, अब इसका अलग अलग अगर हम देखेंगे तो 2 पाई एल होता है इसका फुल करेंगे तो, और इसका 1/2 पाई एफ सी होता है। एक्स सी का मान निकालने के लिए भी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक कैपेसिटर दिया रहेगा तो इसको निकाल सकते हैं हम, और एल का मान, और जब इसका मान इंडक्टेंस का मान और फ्रीक्वेंसी का मान दिया रहेगा तो हम एक्स एल का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वोल्टेज ड्रॉप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समय बहुत कम लूंगा मैं आपका, और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अभी आगे। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूंगा आपके सम्मुख। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जैसे कि ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट जो मैंने लिया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये दो पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसी वोल्टेज का जो अंतर रहेगा, जैसे ए हो गया वी ए और वी बी। ठीक है, दोनों के बीच में हम डिफरेंट को हम इससे प्रदर्शित करेंगे, और दोनों में जो अंतर रहेगा वी ए बी माइनस वी ए माइनस वी बी, क्या करा हमने इसको दोनों के बीच में अंतर को देखा, इसी को बोलेंगे हम विभवांतर या फिर इसको पोटेंशियल डिफरेंशियल बोलेंगे। ठीक है, सर्किट अलग अलग रहते हैं, जैसे ये सर्किट हो गए, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो यहाँ पर मान के चलो 15 वोल्ट का हम सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के कारण, तो यहाँ हमें मिल सकता है 13 वोल्ट तक मिलेगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा 15 माइनस 3 कर देंगे हम, ये 1 है, तो 15 माइनस 13 करा तो हमारे पास ये 2 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा, वी आर में आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये 2। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे लेकर चलूंगा आपको कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उससे रिलेटेड हम कुछ करेंगे कुछ क्वेश्चन को, और उसके रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं इसको क्या है कि रेजिस्टेंस किसी सर्किट में आवेश या करंट के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, ये किसी भी पदार्थ का एक गुण है, हर एक पदार्थ ऐसा नहीं होता, आदर्श नहीं होता कि जो पूरी तरह से अपने अंदर से करंट फ्लो बहने लगे। ठीक है, पूरी तरह से ये क्या है, एक रबर है, इसका तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। कॉपर वायर होगा, एल्यूमिनियम वायर का हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, अलग अलग वायरिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर में हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसफार्मर में हम कॉपर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, और अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मेन रीजन रहता है कि किसका रेजिस्टेंस कितना है और किसका रेजिस्टेंस कम है, इसके अकॉर्डिंग कंडक्टेंस होता है, वो भी हम फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो, इट्स एफर्ट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन डीसी। डीसी के अंदर की बात कर रहा है ये। ठीक है, एसी के अंदर में आपको इम्पीडेंस होता है, उसे भी एक्सप्लेन करूंगा इसके साथ में। ठीक है, तो ये इसी की बात कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या है, देखो कि डीसी में धारा प्रवाह के बहने का विरोध करेगा, उसका हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का एक सूत्र हम यहाँ पर लिखा कि R बराबर रो एल बटे ए। अब देखो ये कंडक्टर हमारे पास है, मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास, मैंने एक कंडक्टर बना दिया, इसकी लंबाई है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। ठीक है, तो जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लंबाई। ठीक है, एंड सेकेंडली इसके एरिया, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और रेजिस्टिविटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आई होप कि यह आपको समझ में आ गया है। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्या होती है, ओम रहती है, और इसमें अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये दिया है इसमें, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए इसको मिटाता हूँ मैं,
अब सेकेंडली हम आ जाएंगे, धातु का नाम, मेटल का नाम दिया है और 20 डिग्री तापमान पर गुणा टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें कितना है ये हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारे पास कॉपर दिया है, ये कॉपर का है 39 है, एल्यूमिनियम का जैसे हम बढ़ा तो ये 40 पे आ गया, और टंगस्टन का तो ये हमारे पास और बढ़ गया, और आयरन का तो ये 65 पे आ गया, और ब्रास का तो ये 20 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा है जो शॉर्टकट हमें याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है जिसको हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल में जो कनेक्शन करते हैं तो वो कैसा रहता है उसको देखते हैं। ठीक है, जब देखो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कि हम सीरीज में जोड़ेंगे, देखो ये सीरीज में जोड़ा है एक और तो ऐसा, और अलग अलग अगर हम इसको समांतर भी है तो एक कॉम्बिनेशन मतलब उसका कॉम्बिनेशन करना होगा, हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, जब हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो सीरीज में रहता है कि करंट तो यहाँ से जाएगी जब, तो इसमें होकर सेम जाएगी, इसमें होकर सेम जाएगी, लेकिन इसके रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ कुछ बढ़ जाएगी और यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे करंट सेम है, इक्वल करंट फ्लो इन ऑल रेजिस्टेंस, मतलब इक्वल करंट इसमें से बहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा, विभाजित हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना इसको कि सीरीज के अंदर करंट सेम होती है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम R1 प्लस R2 सीधे डायरेक्टली हम कर लेंगे। ठीक है, ये कैसा है, इसका एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपको उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग नहीं ले चल रहा क्योंकि मैं डायरेक्टली शॉर्टकट आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्टली आपको पूछ सकता है, तो ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, तो दोनों सीरीज में है, दोनों का हम प्लस करेंगे इस फार्मूले का यूज करके, तो दोनों को ऐड करके हम 13 भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा पैरेलल की बात करूंगा। अब हमारे पास है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ समांतर में क्रम में इसको जोड़ा। ठीक है, समांतर में R1 R2 एंड R3 ये हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको अलग से हमने कर लिया इसको निकालने के लिए, तो ये फार्मूला हम डायरेक्टली इसको लिखे हैं। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है तो इस प्रकार से हम इस सूत्र का यूज करते हैं और हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास दो रहे तो दो का ये वाला फार्मूला यूज होता है। ठीक है, दोनों का पहले हम ऊपर गुना करेंगे और दोनों प्लस करके भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मान जो भी दिया, मान तो इसका मान 10, इसका मान 15 और इसका मान 5 दिया है, तो हम पूरे को निकाल सकते हैं, इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। अब मैं जैसे न्यूमेरिकल लूंगा, नीचे एक न्यूमेरिकल होगा उसी को उठाता है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमें ये वाला दिया है ये, तो फाइंड AB। अब हमें रेजिस्टेंस देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमें, रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम से भी कम होता है। अब पैरेलल में क्या रहता है, जैसे सीरीज में अगर हम ये रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, दो रेजिस्टेंस 0.01 है और 10, तो ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो जो मैक्सिमम था ना उससे भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें इस प्रकार से जुड़ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 करा हमने। ठीक है, अब ये हमने इसका निकालने के लिए करा, लेकिन इसको निकालने के लिए R इक्विवेलेंट बराबर हम करेंगे R1 प्लस R2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों प्लस हो जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये जो सबसे छोटा रहेगा ना उससे भी कम निकलेगा, इसलिए वो बोलते हैं क्या है कि ये मिनिमम से भी कम हो जाता है। अगर मैं इसका मान निकालता हूँ, जैसे डायरेक्टली इसमें इसका यूज करते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे हम, देखो 1/1.10 प्लस 1/100, तो इसका हम करेंगे 100 प्लस 0.01 एंड 0.01 इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसको पॉइंट में है तो 0.01 बटे में हम इसको गुना करेंगे तो 2 जीरो ये हमारे पास रहेगी, एक आ जाएगा।
ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये हमारे पास दोनों आगे चले जाएंगे ऊपर, तो 2 जीरो हो जाएगी हमारे पास, कितने हो जाएगी, 2 जीरो हो गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इससे भी कम आ जाएगा ये, ठीक है। इसका आप कैलकुलेट करें, इससे भी कम हो जाएगा। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ इसको, देखो ये क्या है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। और चालक के मटेरियल पदार्थ के ऊपर ये निर्भर करेगा और तापमान के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि हमारे अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं यहाँ पर क्या बात करूँगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है हमारे पास, और दूसरा है RT रेजिस्टेंस है जो कि T डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। दो हमारे पास दिया है, अब इसमें से किसी एक मिसिंग रहेगा और हमें निकालना रहेगा। ये सूत्र का यूज करेंगे हम, RT इज इक्वल टू में R0 1 प्लस ओमेगा टी, ये रहेगा, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना। सेकेंड कंडीशन में अगर केस सेकेंड आता है इस तरह से, तो ये वाला रहेगा सेम टू सेम, ये है R2 निकालना है, R1 दिया रहेगा तो, ठीक है। 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 करेंगे हम इसमें, ठीक है। और केस अगर हमारे पास और बढ़ते हैं तो हम ये तीसरे केस का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है। 2 लेवल दिया है, एक ये दिया है और एक ये, इसी का यूज करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसका मान इस तरह से दिया इसका, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। 0 से ये काटा है, इसका आंसर यहाँ गया, ठीक है। सेम ऐसा ही रखा है ये वाला, लेकिन इसको काटा तो हमने, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चलूंगा कलर कोडिंग की ओर बढ़ूंगा अभी, ठीक है। किसके ऊपर, कलर कोडिंग के ऊपर चलूंगा मैं अभी। कलर कोडिंग होती क्या है, देखो कलर कोडिंग रहता है अलग अलग, जैसे ये रेजिस्टेंस है इसके बैंड बने रहते हैं, ये 4 बैंड का है, ये कितने 5 बैंड का है और 6 बैंड का भी आता है अलग अलग। जैसे कि टॉलरेंस दिखाएगा, इधर से हम देखेंगे टॉलरेंस, ये मल्टीपल और ये यूनिट डिजिट एंड ये टेंस डिजिट, ठीक है। डिजिट में अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखो ये टॉलरेंस हो गया, मल्टीपल हो गया, यूनिट, टेंस एंड 100 डिजिट। तो हमें क्या देखना, इधर से इधर की ओर चलना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसकी एक टेबल को बताता हूँ, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल सबसे पहले डिजिट, मल्टीपल और टॉलरेंस और कलर के ये नाम, कलर के नाम ये होगा हमारे पास, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रे, जिसे सिलेक्टिव बोलेंगे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ये पूरा सीक्वेंस कलर का याद रखो, उसके बाद 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखाओ, 0 से लेकर 9 तक। मल्टीपल में भी 10 की घात 0, तो 10 की घात ये 0 आ गया, 10 की घात 1, तो इसका मान ये रहेगा, ठीक है। अब 10 की घात 1 का 10 रहेगा, लेकिन इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, 10 की घात 0 का मान 1 रहेगा, ठीक है। और इसका मान देखना 10 की घात 2 होगा, ये इस तरह से पूरा याद रखना। अगर टॉलरेंस की बात करें तो ब्लैक का तो 0 है, कुछ भी इसके नहीं है, ठीक है। और इसका मान रहेगा ब्राउन का 1 हो गया, उसके बाद रेड का 2 और इसका ये ऑरेंज का 3 और ये 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा येलो का, ठीक है। और ये हमारे पास रहेगा किसका, ग्रीन का 0.5 और 0.25 हमारे पास ये हो जाएगा नीले का, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी का चार्ट स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में 3 कलर आते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड नॉन। ये 5% टॉलरेंस के लिए रहेगा, ये 10% और ये 20%। जहाँ पर कोई भी प्रकार का नहीं दिया रहेगा टॉलरेंस, वहाँ पर 20% टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब रहता है ये प्लस माइनस हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आगे पीछे इतने परसेंटेज हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम इसके एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यहीं पर करवाऊंगा और नेक्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे। इस प्रतिरोध को क्या करना है, ठीक है। गोल्ड, ऑरेंज, रेड एंड येलो, ठीक है। गोल्ड सबसे पहले 5% टॉलरेंस हमारे पास है, ठीक है। ऑरेंज हम देखेंगे मल्टीपल, मल्टीपल क्या है, रेड का कितना आ रहा है रेड, तो रेड देखो, रेड हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पर आप चार्ट दिखाता हूँ,
रेड का मान और हमें देखना है येलो का मान। ठीक है, रेड का मान हमारे पास है 2 और येलो का मान 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या है, इसका मान 2 रखा और इसका मान 4 रखा, गुना करा और मल्टीपल में हमारे पास कितना आ रहा है, मल्टीपल में ऑरेंज का मान हमें देखना है। ऑरेंज का मान मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, ऑरेंज का मान है हमें 10 की घात 3 है। ठीक है, ऑरेंज का मान 10 की घात 3। ठीक है, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो देखो 10 की घात 3 ये ओम में आ रहा है इतना, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं आगे से लिखता हूँ 42 किलो ओम प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब हम कंटिन्यू इसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम इस तरह से हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी ITI से रिलेटेड वैकेंसी है उनके लिए आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।